आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें बुजुर्ग अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। ये वीडियो मारपीट करने वाले अहम मुलजिम परवेश गुज्जर के घर बनाया गया था। वीडियो में मुलजिम और बुजुर्ग के दरमियान बातचीत हो रही है और बुजुर्ग के बैग से कई तावीज भी बरामद हो रहे हैं। इस वाकये से जुड़ा नया वीडियो सामने आने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि अब्दुल समद को ना तो अगवा किया गया और ना ही ये मामला फिरकावाराना है। इस वीडियो के आने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब्दुल समद ने पिटाई होने के बाद जो पहला बयान दिया था वो झूठ पर मबनी था। ऐसे में अब्दुल समद के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए वीडियो शेयर करने वाले, बयानबाजी करने वाले या मुहिम चलाने वालों ने जल्दबाजी से काम लिया है। इन तमाम को पुलिस की कार्रवाई तहकीकात होने तक इंतजार कर लेना चाहिए था। तू करने किसने कराया था? इंतजार ने इंतजार ने कह के भेजा कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के जो तमीज सब देखे गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए, इंतजार के कहने से। ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर झूठ रहे थे नहीं है। हाँ हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे फेवर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। यही क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई वाले मामले में गिरफ्तार सद्दाम बोना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सद्दाम ने अपनी पूरी दास्तान बयान की है। इकरारनामे के मुताबिक 5 जून को बेटे के इलाज के लिए बुजुर्ग को अपने घर बुलाया था। बेटे को तावीज बांधने के बाद ये लोग बुजुर्ग को परवेश गुज्जर के घर ले गए थे। मेरी घरवाली का दूध नहीं कर रहा था, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तो सर आके मैं बोला सूफी जी ऐसे मैंने सूफी जी के पास फ़ोन करा था। सूफी जी बोले एक काम कर, 3 अंडे 3 लड्डू, 1 सिगरेट, 1 अगरबत्ती का पैकेट लिया जाके। बोले ठीक है, जाके ले आया, 7 बार उतार के ना कुत्ते को खिला दिए। ठीक है सर। मैं बोला सूफी जी आप कब आओगे? मैं 2-3 दिन में आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सूफी जी 5 तारीख को आए। 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में। तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ गया 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतज़ार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर। तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। परवेश के भी थे 5-6 लड़के। ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश। लोनी वाले मामले में एक और शख्स पर केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के उम्मीद पहलवान पर सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का इल्जाम है। इलाकाई लीडर उम्मीद पहलवान ने बुजुर्ग की पिटाई मामले को सोशल मीडिया पर डाला था, जिसको पुलिस ने माहौल खराब करने वाला बताकर FIR दर्ज किया है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले रोहित, आप बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से हर दिन एक वीडियो सामने आ रहा है और इस पूरे मामले को जो रुख देने की कोशिश की जा रही थी उसकी कलई खुल रही है, वो साफ हो रहा है। मजीद अभी तक क्या कुछ तहकीकात हुई है? देखिए, मामला घटनाक्रम 5 जून से प्रारंभ हुआ था। 7 जून को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद वीडियो वायरल हुई और पुलिस, जब वीडियो वायरल ज्यादा हुई तो पुलिस ने तफ्तीश से जांच की।
जो आरोपी थे वह एक दूसरे से परिचित थे। अब्दुल समद को भी बयान के लिए बुलाया गया। बुलंदशहर के वे रहने वाले हैं। ये मामला एक सारा ताबीज का मामला है। ये परवेश गुजर जो मुख्य आरोपी है वह पहले से ही किसी मामले में जेल में बंद था। इसके बाद आदिल की गिरफ्तारी हुई तो मामला धीरे धीरे खुलता चला गया। पुलिस ने आज सद्दाम और इंतजार को गिरफ्तार किया है। इंतजार की एक मुख्य भूमिका है, वह अब्दुल समद के एजेंट के रूप में कार्य करता था, संपर्क बनाता था, लोगों को ताबीज दिलवाने का वही ज्यादा कार्य करता था। परवेश गुजर की उसके साथ कोई विवादित मामले चल रहे थे तो इसी को और मामला धीरे धीरे साफ निकलता आ रहा है, लेकिन बार बार बयान भी अब्दुल समद के बदलते जा रहे हैं। उनके बेटे की अगर बात करें तो उनके बेटे का भी बयान कुछ और आ रहा है, और इस समय बेटे की अगर बात करें तो उनके बेटे का भी बयान कुछ और आ रहा है। और इस समय उसमें उमेद पहलवान पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और उमेद पहलवान की भूमिका क्योंकि फेसबुक था, लेकिन उनके बयान अब भी यही आ रहे हैं। और जिस तरीके से वीडियो भी सामने आई है कि अब्दुल समद का बयान अलग आ रहा है, लेकिन उनका बेटा अब्दुल समद का जो बेटा है वह बयान उनके साथ में दे रहा है। लेकिन बार बार जो वीडियो सामने निकल कर आ रही है, पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है और ये मामला एक ताबीज से जुड़ा हुआ है और आपसी विवाद का ये मामला नजर आ रहा है, जिसे सांप्रदायिक धार्मिक स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बात और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जांच करनी चाहिए कि ऑडियो कहाँ गई उस वीडियो की जो ऑडियो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसमें आवाज आखिरकार क्यों नहीं है। बिल्कुल रोहित, जांच हो रही है। साथ ही अब्दुल समद के जो बेटे हैं उन्होंने मीडिया के सामने आके दावा किया था कि उन लोगों के साथ पिटाई हुई थी, अब्दुल समद के साथ पिटाई हुई थी, साथ ही साथ नारे भी लगवाए गए थे। उन्होंने जो पहली एफआईआर कॉपी थी वो भी मीडिया को दिखाई थी। तो ऐसे में अलग अलग बयान, अब्दुल समद कुछ बयान दे रहे हैं और उनके बेटे बिल्कुल अलग उसके बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अब्दुल समद के जो बेटे की लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच में जो कॉल डिटेल है अब्दुल समद के साथ जो कॉल डिटेल हुई है, परवेश की है, सद्दाम उन्हें स्कूटी पर लेकर उनके घर तक गया था, तो पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। कॉल डिटेल निकल कर सामने आ रही है, एक दूसरे से परिचित थे, ये बात तो साबित होती है जिस तरीके से। लेकिन बयान अब भी बदलते जा रहे हैं और अब्दुल समद भी अब अपने बयान बदल रहे हैं। उन्होंने भी कई बयान जारी किए हैं, कभी पुलिस का वे शुक्रिया अदा करते हैं, कभी वे कहते हैं कि पिटाई हुई है, मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन बार बार बयान बदल जा रहे हैं। उनके लड़के जो हैं वह भी अपना बयान अलग बदल रहे हैं। उनके साथ कृत्य तो हुआ, पिटाई हुई है, ये बात सच है और इसे हम मना नहीं कर सकते हैं। जो उनके साथ ये गलत कार्य हुआ है, ये इसमें बहुत बड़ी बात कही जाती है। अभी भी कुछ आरोपी फरार है जिनकी तलाश जारी है और जो सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, वीडियो वायरल की गई, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन बार बार यही कह सकते हैं कि जो मामला निकल कर आ रहा है, जो इंतजार परवेश के मकान पर कब्जा जमाना चाहता था, हड़पना चाहता था। ऐसा लगा परवेश गुजर को कि इस ताबीज की वजह से अनैतिक घटनाएं घटित हुई है मेरे साथ, ऐसा उनका कहना है। परवेश का ऐसा मानना था, इसीलिए ताबीज के जो अब्दुल समद है उनके साथ क्या कहते हैं कृत्य किया गया और इसी बात को लेकर सारा मामला यही निकल कर आ रहा है। जो सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इंतजार और सद्दाम के द्वारा वीडियो वायरल की गई थी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी वैधानिक इनकी कार्रवाई जारी चल रही है पुलिस की। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा मामला पेश आया, एक वीडियो सामने आता है जिसमें बुजुर्ग की पिटाई होती है, उसके बाद वो काफी वायरल होता है, लेकिन अब जिस तरह से इसके पहलू खुल रहे हैं तो मामला कुछ और ही सामने आता है। देखिए, मेरा मानना है कि विक्टिम के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, यही पत्रकारिता भी है और यही हर तरह का धर्म है कि विक्टिम के साथ खड़ा हो। लेकिन इस मामले में पुलिस जो कि जब विक्टिम के साथ घटना घटी उस समय पुलिस को जितना एक्टिव होना चाहिए था, पुलिस एक्टिव नहीं हुई। पुलिस एक्टिव तब होती है जब पुलिस को उस तथाकथित नैरेटिव के बदले एक नैरेटिव का बचाव करना होता है, वो नैरेटिव जिसमें कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होने देना है। इसके यानी दो पॉलिटिकल थॉट के बीच में जब मामला आता है तो पुलिस इस्तेमाल होती हुई दिख रही है। मेरा साफ मानना है कि आप याद कीजिए वो निजामुद्दीन मरकज के बाद वाली घटनाएं, पूरे देश में कितने फर्जी विजुअल्स चलाए गए, देश के राष्ट्रीय चैनल्स पर चलाए गए, लेकिन क्या कभी उन बातों की जांच हुई? क्या कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या वो नफरत फैलाने वाली बातें नहीं थी? वो मुस्लिम मतलब आतंकवादी, निजामुद्दीन वायरस,
वो तमाम तरह की चीजें जो खुलेआम सोशल मीडिया पर चली थी, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई मीडिया सेल का व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि उस तरह के ट्वीट्स करने में शामिल नहीं था। खुलेआम हैशटैग चलाए गए मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन एक FIR भी बता दीजिए नहीं हुई। उस समय क्या सांप्रदायिक सौहार्द फैलाया जा रहा था? ये बात समझने की है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके जख्म क्या झूठे हैं? जख्म झूठे नहीं है, लेकिन विक्टिम के लिए किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर रासुका लगाने की बात हो रही है, उसको जेल में डालने की बात हो रही है, और पुलिस थ्योरी दे रही है हम उसको मान लें। हमसे कहा जा रहा है कि जांच होने तक आप कुछ बोलिए नहीं सोशल मीडिया। अरे जांच होने तक हम बोले नहीं, ये हर मामले में क्या यही पैमाना अपनाया गया? नहीं, जब अत्याचार होगा, जुल्म होगा तो हम बोलेंगे और इसका परिणाम चाहे जो हो। प्रेम कुमार जी, लेकिन जिस तरह से हुकूमत का भी ये कहना है कि ट्विटर हो चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब इस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं बिना जाने की खबर सच्ची है या ये फेक न्यूज़ है, इससे जो है कम्युनल हार्मनी पर अफेक्ट होता है, लोगों के बीच तफरीक पैदा होती है और इन्हीं वजहों से जो है दंगे भड़कते हैं। इस निश्चित रूप से अगर ये बात सही है तो हर मामले में होनी चाहिए। मैंने तो उदाहरण देकर बताया, दसियों विजुअल। अरे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तक ने कहा कि थूक रहे हैं मुसलमान ताकि कोरोना फैले, और बाद में वो अपने बयान से मुकर गए। एक वीडियो रीवा से आया था कि एक रीवा का SP आबिद खान एक पुजारी को मंदिर के सामने पीट रहा है, और बाद में पता चलता है कि वो आबिद खान नहीं है, वो राजेश मिश्रा है। तो इन मामलों में क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही थी? क्या एक भी FIR, क्या एक भी जांच? उस समय हुकूमत की आंखें क्या बंद हो गई थी? वो नहीं हुआ। लेकिन जो सेलेक्टिव ढंग से कि यहाँ पर पीड़ित को न्याय दिलाने का पहला काम होना चाहिए था, बुजुर्ग की बेइज्जती, दाढ़ी काटना, इस तरह से बर्बरता से पीटना, इसके लिए बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं है देश में, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। और एक कपोल कल्पित नैरेटिव की इससे सांप्रदायिक भावना भड़क सकती थी, क्योंकि इसके लिए अमुक लोगों ने अमुक तरीके से बोला, इसलिए भड़क सकती थी। आप गिरफ्तारी शुरू कर रहे हैं, पत्रकारों पर आप मुकदमा चला रहे हैं, दवायर पर चला रहे हैं, जुबैर पर चला रहे हैं, राणा अयूब पर चला रहे हैं। क्या पत्रकार पुलिस के वर्जन का इंतजार करेगा अपनी बात को रखने के लिए कि पुलिस जो बोल देगी वो सही है? पुलिस अगर सही ही बोलती तो ये दिल्ली दंगा की जांच हो रही है ना, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कैसे फटकारा है कि कैसे फटकारा है। देखिए कि क्या एक दंगे में मुसलमान को मारेगा? ये दिल्ली पुलिस से पूछा था हाई कोर्ट ने। तो पुलिस को मान करके क्या पत्रकारिता होगी? पत्रकारों को क्या इसलिए गिरफ्तार कर दिया जाएगा क्योंकि उसने फौरन रिपोर्ट किया? आप यहाँ पर पुलिस के किरदार पर जो है और उनकी ड्यूटी पर उंगली उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, जबकि पुलिस जो है कह रही है कि वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, बल्कि जो भी जिस तरह से इसका नैरेटिव बदला गया था उन्होंने शफाफ तरीके से इस मामले में जो सच है वो सामने लाया है, ऐसा पुलिस का कहना है। मैं पुलिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूं कि पुलिस कितनी निष्पक्ष होती है, हाईकोर्ट बता रहे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। लेकिन पुलिस की बात को अगर हम अक्षरशः मान करके पत्रकारिता करेंगे तब तो फिर उनकी ब्रीफिंग लीजिए और छापिए, वेट कीजिए कि जब तक पुलिस ब्रीफ नहीं करेगी तब तक हम खबर नहीं चलाएंगे। तय कर लीजिए इसी तरीके से मीडिया चलेगी। क्या मीडिया बर्बरता नहीं दिखाएगा? और दिखाएगा तो उसके ऊपर FIR होगी। ये कौन सा प्रचलन देश में पैदा किया जा रहा है? रोहित आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है उस पर भी सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से प्रेम कुमार जी बता रहे थे। और इससे पहले हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान इस पूरे मामले में सामने आया और उन्होंने भी पुलिस के किरदार पर सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की भूमिका पर उमेद पहलवान भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कॉल डिटेल है, जो पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली है, तो ये आरोपी एक दूसरे से परिचित थे जो अब्दुल समद की पिटाई करने वाले थे।
तो इस तरह पुलिस की भूमिका पर सवाल ये हमें उठा रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है पूरी तरीके से। लेकिन ऑडियो की जो जांच होनी चाहिए, ये बात बार बार सभी जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। जनप्रतिनिधि नंदकिशोर गुर्जर ने कल तहरीर दी है लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ की ये जो बयान बार बार ऐसे दे रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए एक तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश की गई थी। तो पुलिस इसमें जो जांच कर रही है, पुलिस लगातार उसी तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है जो सबूत पुलिस के सामने निकल कर आ रहे हैं। पुलिस की जो भूमिका पर बार बार उनके जो सपुत्र हैं अब्दुल समद के, वह भी सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बात कह रही है कि हम तथ्य के आधार पर ही जांच कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर अगर सवालिया निशान हम पे उठाया जा रहा है, ये उसी बात को मना कर पुलिस ठुकरा रही है। अब वो तथ्यों के आधार पर ही जांच कर रही है अब्दुल समद के भी, क्योंकि बार बार यही बयान आए थे, मैं परवेश गुर्जर को जानता था, मैं इंतजार को जानता था, जो लोनी में मैं बंथला गांव में वहां पर ताबीज देने जाता था। तो बार बार यही बात सामने निकल कर आ रही है। तथ्यों के आधार पर ही पुलिस जांच कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। ट्विटर पर भी केस हुआ है ट्रोल करने के ऊपर की वीडियो हटाई नहीं गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। तो पुलिस अपनी इसी बात को कह रही है कि हम तथ्यों के आधार पर ही जांच कर रहे हैं। ट्विटर की जहां तक बात हो रही है रोहित, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, कि जिन्होंने शेयर किया है और उन पर एफआईआर हुई, जैसे स्वरा भास्कर पर आज एफआईआर हुआ है, वहीं मनीष महेश्वरी पर भी आज एफआईआर हुआ है। तो जितने भी नाम इसमें सामने आए हैं, चाहे राना अयूब हो, सलमान निजामी हो, तो ये सवाल जो उठ रहे हैं कि क्यों इस मामले में इस तरह से जिन्होंने शेयर किया है उन पर एफआईआर किए जा रहे हैं। और भी कितने सारे मामले होते आए हैं, चाहे फेसबुक की अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या ट्विटर की बात करें, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और एक तरह से हैशटैग्स जो है काफी ट्रेंड करते हैं। पर इसी मामले में इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां, इस तरह से ऐसा रुख, सख्त रुख क्यों अपनाए हुए हैं? पुलिस का यही कहना है कि जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था और पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन क्या कहते हैं, बार बार इसी वीडियो को फैलाया गया, इसलिए पुलिस ने ट्विटर पर और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बात रही कि हैशटैग वीडियो किया जाता है, पुलिस का यह भी कहना है कि रीट्वीट इस वीडियो को किया जा रहा था, लेकिन उस पर अभद्र भाषाएं भी लिखी जा रही थी। तो इस तरीके से एक माहौल दिखाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कृत्य हुआ, ये कृत्य तो हुआ है, लेकिन इस तरीके से करना, ये निरंतर अपराध की जो बातें सामने आ रही थी, पुलिस इस चीज को यही बात कह रही है कि मुकदमा इसीलिए दर्ज हुआ है कि इस ट्विटर पर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था, हैशटैग बार बार उसे किया जा रहा था। रोहित, इस पूरे मामले में आदिल शख्स का नाम सामने आया है। पुलिस का कहना है कि वो भी मुलजिमों में शामिल है, लेकिन आदिल के अहल खाना का कहना है कि आदिल तो अब्दुल समद को बचाने के लिए गए थे और जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो आदिल खुद से पुलिस स्टेशन गए पूछताछ के लिए। तो लेकिन आदिल के घर वालों का कहना है कि उल्टा आदिल को ही इस सब में फंसाया जा रहा है। पुलिस इसमें यही कह रही है कि दोनों समुदाय के लोग थे। हम आदिल की गिरफ्तारी बाद में हुई है कल्लू गुजर के साथ, कल्लू गुजर जिसने उन बुजुर्ग की दाढ़ी काटी थी, और आदिल भी इसी घटनाक्रम में शामिल थे। तो पुलिस उसी के आधार पर, जांच के आधार पर ही आदिल की गिरफ्तारी सबसे पहले की गई। सद्दाम मौके पर मौजूद था जब ये कृत्य किया गया। जिस तरह की बात निकल कर आई थी, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, ये ऑडियो में तो आवाज नहीं आई है, लेकिन ये इस तरीके से बात मना की है। साथ ही साथ अब्दुल समद ने भी बयान बदले थे। इस समय आदिल के घर परिवार का जो आरोप है, वे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी जांच बदली है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस ने निरंतर जांच करी है, ये सब एक दूसरे से परिचित थे और जितने भी आरोपी हैं सब एक दूसरे को प्रेम कुमार जी ये बताएं कि कहा जा रहा है क्योंकि अब चुनाव यूपी में नजदीक है तो इस तरह का नैरेटिव कोशिश किया जा रहा है यूपी में फैलाने की, यूपी की हवा जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा ये साफ मानना है कि जब ये बर्बरता हुई तब तो पुलिस एक्टिव हुई नहीं। पुलिस एक्टिव कब हुई? जब इस पर ट्वीट्स आने लगे। यानी पुलिस की प्रायोरिटी जो है वो तथाकथित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को रोकने की, जो कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं उसको वो रोकना चाहते। वो मूल घटना की जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती। अगर पुलिस ने शुरू में ही उसको पकड़ लिया होता, शुरू में ही अच्छे से जांच कर ली गई होती तो ये स्थिति नहीं आती। और आज भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या अब्दुल समद उसकी पहचान कर चुके हैं? नहीं।
अभी तक पहचान नहीं कराएगी। अभी तक तो पुलिस जो हमें बता रही है हम उसको मान रहे। तो ये बात अभी खुली हुई है। जो नैरेटिव सरकार को सूट करे वो पुलिस उसको स्थापित करे और हम मान करके चले, ऐसा नहीं होने वाला है। जांच होनी चाहिए, पुलिस के जांच से बाहर की बात है। अगर नफरत फैलाने की बात है तो नफरत फैलाने के तमाम मामलों पर एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर कोई दूसरा तबका अपने हिसाब से नफरत फैलाए और जो सूट करे उसके हिसाब से एक्शन हो और जो सूट करे उसके हिसाब से एक्शन ना हो। ये जो है ये अपने आप में चुनावी फिजा को बिगाड़ने की कोशिश है। चुनावी फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जो पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है, जो घटना को अलग नैरेटिव पेश कर रहा है। ये इस बात को पहचानने की जरूरत है। इतना आसान नहीं है कि एक घटना बुजुर्ग की पिटाई हुई और उसके बारे में जो आवाज उठाए उसको आप नफरत फैलाने वाला प्रेम बोल कुमार करके जी, अब्दुल उसको समद तो मुकदमों से डाल खुद दीजिए। कह रहे हैं, उनका खुद वीडियो सामने आया कि वो तो उन तमाम लोगों को जानते थे और ये सब पूरा मामला जो है तावीज को लेकर के हुआ है। तो फिर विक्टिम के साथ खड़े होने की बात किस तरह से आ जाती है? मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, ये वो तमाम लोगों को जानते थे, ये किसका वर्जन है? क्या अब्दुल समद बोल रहे हैं कि हाँ हम इन तमाम लोगों को जानते हैं जो मेरी पिटाई की? ये बात नहीं आई है। आप जिम्मेदारी से बोलिए। ये पुलिस का वर्जन है कि वो तमाम लोगों को जानते थे। हमें अब्दुल समद का वर्जन चाहिए कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो वही लोग हैं जो हमें पीट रहे। ये तब सच्चाई सामने आई। लेकिन उनके जो बयान है वो बदल रहे हैं। लेकिन बयान में वो ये भी कह रहे हैं अब कि उनको अगवा नहीं किया गया था, कोई नारे नहीं लगे थे, ये तो जाती मामला था क्योंकि उन्होंने घर बुलाया गया था अब्दुल समद को और उसके बाद ही ये सारा मामला सामने आया था। तो एक तरह से अब्दुल समद भी कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं कि ये तो रिलीजियस बेस पर था ही नहीं पूरा मामला। ना हो तो बहुत अच्छी बात है ना, हम कहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही हुई। पुलिस की जांच होनी चाहिए। लेकिन हम किसी बुजुर्ग की पिटाई हो रही है, पत्रकार उस बात को उठा रहा है तो उल्टे उस पर FIR होगी। क्या पत्रकार देश में नफरत फैलाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? ये जो सूट करेगा वो पत्रकार अच्छा है, जो सूट नहीं करेगा वो पत्रकार बुरा है। ये कौन सा प्रचलन देश में चल रहा है? जांच होनी चाहिए और पुलिस के भरोसे नहीं, बड़ी जांच होनी चाहिए। और एक मामले की नहीं, दूसरे मामलों की भी जांच होनी चाहिए। पूरे निजामुद्दीन मरकज से लेके बाद में जो नफरत फैलाई गई है, जो टेलीविजन मीडिया पर, मुख्य धारा की मीडिया पर जो झूठे वायरल वीडियो चलाए गए और सबके सब गलत पाए गए, सबकी जांच होनी चाहिए। उन सब मामलों को छोड़ देंगे और उसके बाद जब आपको राणा अयूब को गिरफ्तार करना होगा, जब आपको द वायर पर मुकदमा करना होगा, जब आपको ऐसे ही लोग पत्रकारों पर मुकदमा करना होगा जो सच बोलते हैं, तो वो आपको सूट करता है तो आप वो एक्शन लेंगे। पूरी तरह से एक नीति होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, आप पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से अगर फेक न्यूज़ चलती आई है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अब जो अगर गलत कुछ होता है तो क्या उस पर भी कार्रवाई ना हो? यानी कि पहले अगर गलत होता आ रहा था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई और तो आगे भी वैसे ही चलता रहना चाहिए? आज भी अगर सरकार ये आश्वस्त कर दे कि आगे से जो कोई भी हेट्रेड फैलाएगा उसके ऊपर ऐसा ही एक्शन होगा, तब भी ये देश जो है बच सकता है। लेकिन नहीं, अभी आप देखिए लगातार वीडियो चल रहे हैं, लाइव किया जाता है कि बंगाल में महिलाओं को के साथ बलात्कार हो रहा है, घर से खींचकर बलात्कार हो रहा है, ममता सरकार करवा रही है। तो अगर हो रहा है तो इसको रोकने का सिस्टम वो बोलने के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी से राजनीतिक जो साधा जाना चाहिए दुश्मनी, वो साधा जा रहा है। क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? ये क्या रुक जाएगा? और हम ये एक घटना को मान लें और तो बाकी घटनाओं से आंखें मूंद लें? सवाल ये है, अगर हमें नफरत फैलाने पर कोई अंकुश लगाना है, नियम लगाना है, सेलेक्टिव होकर के ये नहीं हो सकता। सरकार को आंख कान खोलना पड़ेगा, पुलिस का मोहरे की तरह इस्तेमाल रोकना पड़ेगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। हर जगह अगर जुल्म है तो जुल्म के खिलाफ समान रूप से एक्शन होना चाहिए। किसी को FIR होगा, किसी को छोड़ दिया जाएगा, कोई खुलेआम लाइव करेगा, कोई खुलेआम हेट्रेड फैलाएगा और कोई ट्वीट करेगा तो उसको जेल हो जाएगा। ये जो है ये अन्याय है। रोहित आपसे जानना चाहूंगी, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों सरकार का? अगर FIR हो रही है कहीं फेक पोस्ट पे, फेक न्यूज पे, तो हर जगह अप्लाई क्यों नहीं?
जी बिल्कुल, इसमें यही कहना था जब हमने एसएसपी अमित पाठक से बात की थी कि इसमें बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके अगर विवेचना में जो भी नाम निकल कर आएंगे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हैशटैग करके किया जा रहा था। गाजियाबाद पुलिस बहुत ट्रोल हो रही थी, तो गाजियाबाद पुलिस ज्यादा ही ट्रोल हो रही थी, इसलिए ये एफआईआर दर्ज भी हुई है कि गाजियाबाद का ये मामला है और गाजियाबाद पुलिस को लगातार उन पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा था कि इस तरह का कृत्य क्यों हुआ। तो रही बात कि इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन हमने इस बात को ये भी कहा कि बार बार और भी कई प्लेटफॉर्म है उन पर भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, इन पर भी ये ट्रोल हो रही थी। तो उनका यही कहना है ट्विटर पर जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उन्होंने इसे हटाया नहीं बिल्कुल भी और उसको और आगे वायरल करते गए, तो इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल रोहित, इसलिए कार्रवाई की गई कि बिना जाने बिना जांच पड़ताल के क्यों जो है ट्वीट्स शेयर किए गए, क्यों लोगों तक पहुंचाए गए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि इसी मामले में एक सिलेक्टिव अप्रोच क्यों किया जा रहा है। हर वो मामले जहां पर फेक न्यूज शेयर की जाती है, लोगों के इमोशंस को भड़काया जाता है, हर एक मामले में सेम अप्रोच क्यों सरकार और पुलिस नहीं दिखाती। रोहित, आपका शुक्रिया, साथ ही साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।